कह रहा है कि निम्न से कौन सा घटक जल की स्थिति को प्रभावित करता है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पानी के ड्यूटी को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ क्रॉप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका ड्यूटी होता है इन सभी कारणों से, जो आपको ऑप्शन दिया गया है उन सभी कारणों से यह प्रभावित होता है। इस तरह से आप कल्टीवेशन करते हैं, इरिगेशन का मेथड क्या है और किस तरह की फसल आपने लगा रखी है, ये तीनों फैक्टर जो है आपके ऑप्शन में सही है। यानी कि जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंचित क्षेत्र एवं फसल की पैदावार के लिए जल की आवश्यक मात्रा का संबंध किस चीज से है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि सिंचित क्षेत्र एवं फसल की पैदावार के लिए जल की आवश्यक मात्रा का संबंध किस चीज से है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है ड्यूटी ऑफ वाटर, तीसरा डेल्टा ऑफ वाटर चलता है, नन ऑफ द अबव। तो जो सिंचित क्षेत्र और फसल की पैदावार जो है डिपेंड करता है किस चीज पे करता है, हमेशा जो है ड्यूटी पर करेगा। ड्यूटी मैंने बता रखा है कि कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर टू इरिगेट। ठीक है, ड्यूटी यहाँ पर जो क्षेत्र की सिंचित क्षेत्र है और उसमें फसल की पैदावार है उसके लिए जो है आवश्यक मात्रा जो जल की है उसका संबंध किससे है, ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निकास पर जल की पूर्ति मानी जाती है। यानी कि जो आउटलेट है वहां पर जो है आपका ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है टाइम फैक्टर, दूसरा है कैपेसिटी फैक्टर, तीसरा है आउटलेट फैक्टर, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो आपका आउटलेट ड्यूटी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आउटलेट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो आउटलेट वर्ड है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, यानी कि जो आपका निकास पर, निकास जिसको हम क्या कहते हैं, हम लोग मोगा कहते हैं, उसमें जो है आपका जो ड्यूटी होगा क्या कहलाएगा, आउटलेट फैक्टर कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन 3 सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक फसल के लिए डेल्टा यानी कि क्या करते हैं इसको, डेल्टा को पानी की गहराई कहते हैं, कितना होगा यदि इसकी ड्यूटी 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक और आधार काल 120 दिन हो। ठीक है, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि ड्यूटी और आधार काल दिया हुआ है, यानी कि डी और बी का मान दिया हुआ है और आपको सवाल में क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो आपके पास फार्मूला होता है ड्यूटी और डेल्टा का, क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा के लिए फार्मूला क्या होता है, कैपिटल डी इक्वल टू या डेल्टा इक्वल टू 8.64। आपको क्वेश्चन में डेल्टा निकालना है तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है आपका, ऐसे डेल्टा आपसे डेप्थ ऑफ वाटर कहते हैं, इक्वल टू क्या होता है 8.64 बी अपॉन बी। ठीक है, सवाल आपको जो है क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, उसी से हम बता देते हैं आपको डायरेक्टली। सवाल यहाँ पे सॉल्व किया है 94। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 94 सॉल्व किया हुआ है। कह रहा है कि सवाल में पूछ रहा है आपसे डेल्टा कितना होगा जबकि ड्यूटी और बेस टाइम दिया हुआ है। आपकी जो डी का मान दिया हुआ है 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक दिया हुआ है या क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर क्यूबिक दिया हुआ है। ठीक है, और बी का मान दिया हुआ है 120 दिन। तो पूछ रहा है डेल्टा कितना होगा। ठीक है, सीधा फार्मूला बेस्ड जो है न्यूमेरिकल ये आपका, तो 8.64 बी अपॉन डी करेंगे जब आपको आपका सॉल्व करने वैल्यू जो आएगी क्या आएगी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 8.64 है आपने क्या किया है, जो वैल्यू आपकी है ये जितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पर वो सब मीटर में है। ठीक है, तो लास्ट में जो आपको ऑप्शन में आंसर दिया गया है वो सेंटीमीटर में, या तो आप 8.64 बी अपॉन डी एज इट इज रख के सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, यहाँ से इस फार्मूले से 8.64 बी अपॉन डी से, फिर उसको क्या करेंगे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर से। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है आपका आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन नंबर सी सही है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करने में अगला सवाल देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि एक फसल के लिए कोर जलयन की न्यूनतम गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है आपका डेल्टा का मान 15.12 सेंटीमीटर और कह रहा है कि
फसल के लिए 4 सप्ताह की अवधि के लिए मोगा गुणांक या हेक्टेयर पर क्यूबिक में निम्नलिखित होगा। इनमें से जो है आउटलेट फैक्टर क्या होगा। तो आउटलेट फैक्टर के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। तो आपको जो सवाल में दिया गया है वो डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा दिया हुआ है 15.12 और बेस टाइम भी दिया हुआ है 4 हफ्तों के लिए। तो 4 हफ्ता मतलब क्या हो गया, 4 × 7, 7 चौके 28 दिन हो गया, ठीक है। डेल्टा पता चल गया, बी पता चल गया, तो ड्यूटी हम निकाल लेंगे। ड्यूटी के लिए फार्मूला होता है 8.64 P/D डेल्टा, ठीक है। तो B/डेल्टा, बी की जगह बी रख दिया, डेल्टा की जगह डेल्टा रख दिया, है ना। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया गया है 15.12 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट किया तो 864 हो गया है, जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो वैल्यू आपकी जो आएगी सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1600 हेक्टेयर प्रति क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर है आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए 100 से भाग देंगे। तो जब यहाँ पे 15.12/100 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, 8.64 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 864 हो जाएगा, पूरे 28/15.1। सॉल्व करेंगे तो 1600 हेक्टेयर प्रति क्यूब में आपकी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, ठीक है। 95 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1600 होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि फसल के लिए डेल्टा का क्या तात्पर्य होता है, यानी कि डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बार बार बताया आपको कि डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर इन द फील्ड फॉर द क्रॉप, ठीक है, या रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप। जो पानी की मात्रा या डेप्थ ऑफ वाटर जो है किसी फील्ड में दी गई है वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि क्वेश्चन 97 पर पढ़े तो सवाल में क्या कर रहा है, 97 कह रहा है कि एक विशेष फसल के लिए मोगा निःसरण निम्नलिखित में से दिया जाता है। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो मोगा निःसरण यानी कि आउटलेट फैक्टर को, आउटलेट डिस्चार्ज को जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जो आउटलेट फैक्टर का फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, एरिया अपन क्या होता है, डिस्चार्ज, ठीक है। तो जो आपका डिस्चार्ज हो क्या होगा, एरिया अपन आउटलेट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। 98 कह रहा है कि धान के लिए मूल क्षेत्र का मान कितना होगा। कह रहा है कि एक धान की खेती है उसके लिए मूल क्षेत्र का मान कितना होता है। तो धान के लिए जो मूल क्षेत्र होता है यानी कि डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना होता है, 90 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो 90 सेंटीमीटर तक मानी जाती है धान की खेत के लिए, ठीक है। धान की जो खेत की जो जड़ें होती हैं फसल की वो 90 सेंटीमीटर तक जो है एक्वायर करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं हम। 99 क्या कर रहा है देख लेते हैं। 99 में कह रहा है कि किसी फसल के सिंचित क्षेत्रफल तथा उसके बढ़ने के संपूर्ण अवधि में आवश्यक जल की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। कह रहा है कि किसी फसल के सिंचित क्षेत्रफल तथा उसके बढ़ने के अवधि में आवश्यक जल की मात्रा का अनुपात निम्नलिखित कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका डेल्टा, ऑप्शन बी है ड्यूटी, ऑप्शन सी आपका बेस टाइम और ऑप्शन डी आपका क्या, क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, होगा आपका ड्यूटी, ठीक है। यानी कि जो फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल तथा उसके बढ़ने के संपूर्ण अवधि में आवश्यक जल की मात्रा का जो अनुपात होता है उसको ड्यूटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर होगा सही होगा आपका ड्यूटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है कि नहर की पानी की ड्यूटी कम होगी, ठीक है। नहर के पानी की ड्यूटी कम होगी किन परिस्थितियों में। ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया इरिगेटेड इज मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर लेस, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, ठीक है। अगर नहर के पानी की ड्यूटी कम हो जाएगी तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त अमाउंट ऑफ पानी जो है हमें भेजना पड़ेगा। बात सुना रही है, जब भी जिस पॉइंट पे जो है नहर के जिस भी सिरे पर आपका ड्यूटी का मान कम हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति क्या करेंगे, हमें जो है अतिरिक्त मात्रा जो है पानी की उस स्थान पर भेजनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर इन केस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ड्यूटी इन ए कैनाल। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सही और गलत कथन जो है आपके एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो है बता देता हूँ कि जो आपका जितने भी ऑप्शन दिए गए, ठीक है, आप पढ़िएगा इसको, जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव। मोस्टली जो है आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मोस्टली आपके आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 कह रहा है कि चावल के लिए कोर गहराई 190 mm है और कोर समय दिया हुआ है 140 दिन, तो मिश्रण कारक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 आपको कह रहा है कि मिश्रण कारक क्या होगा, इसके लिए आपको मिश्रण कारक का जो है फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आपकी आएगी 637 आएगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। सॉल्यूशन में आपको दिया गया है यहाँ पे सीधे आपको ड्यूटी निकालना है, ठीक है। फार्मूला होता है 8.64 बी अपॉन डी, ठीक है। बी की जगह क्या रखा, 14 रख दिया, और डेल्टा की जगह क्या रख दिया, 19 रख दिया, ठीक है। सॉल्व किया, वैल्यू आई 636.63 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका 637 हेक्टेयर पर क्यूबिक होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। 102 क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा क्या, 637 हेक्टेयर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अगला सवाल फिर आपका 103 है, ठीक है। इसमें जो है आपका कह रहा है कि नहर की सिंचाई, नहर की ग्रॉस कमांड एरिया 5000 हेक्टेयर है, इसमें से 80% सीसीए है और रबी के मौसम के लिए सिंचाई की तीव्रता 60% है और खरीफ के मौसम के लिए 20% है। इसमें मैंने सवाल आपको जो है क्लास लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था और उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी जो है फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ग्रॉस कमांड एरिया दिया हुआ है 5000 हेक्टेयर और सीसीए दिया हुआ है 80% ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, तो 80% किया तो कितना आया, वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000, ठीक है। हेक्टेयर आ गया एरिया कल्चरेबल कमांड। अब कल्चरेबल कमांड में जो है आपका इरिगेटेड एरिया रबी के सीजन के लिए 60% दिया हुआ है, तो 40,000 का 60% हम कर देंगे तो वैल्यू आपकी आएगी क्या, 24,000 हेक्टेयर रबी की फसल के लिए। अगर वो यही चीज जो है आपका खरीफ की फसल के लिए 20% दिया हुआ है सवाल में, तो 20% करेंगे 40,000 का कितना आएगा, 8,000 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। रबी और खरीफ के लिए हमने अलग अलग निकाल लिया है। क्रॉप रेशियो क्या होगा, क्रॉप रेशियो का फार्मूला आपका जो होता है सवाल में पूछा हुआ है वो होता है आपका इरिगेटेड एरिया इन खरीफ सीजन डिवाइडेड बाई इरिगेटेड एरिया इन रबी, ठीक है। तो जो एरिया है दोनों का अनुपात है खरीफ का और रबी का, यानी कि 8,000 बटा 24,000, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर है 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 1/3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर हो जाएगा 1/3 करने पे 0.33, ठीक है। तो आपका सही आंसर है 0.33, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि यदि सिंचाई की दक्षता 80% तो वही हानियां जो है 20% तथा जलयन की वास्तविक गहराई 16 सेंटीमीटर है, तब नहर के निकास पर आवश्यक पानी की, ये भी सवाल उसी तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर सॉल्यूशन फिलहाल इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपको लेक्चर में हम बता देंगे किस तरह से लगेगा सॉल्व करके। ये लास्ट ऑप्शन आपका बचा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 105 कह रहा है कि नीति में गलत कथन चुनिए जो कृषि कमांड के क्षेत्र में सिंचाई नहर प्रणाली के कुछ क्षेत्रफल से कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनो जो कृषि कमांड क्षेत्र में एक सिंचाई नहर प्रणाली का कुल क्षेत्रफल से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पॉपुलेटेड एरिया, दूसरा फॉरेस्ट एरिया, तीसरा आता है फैलो लैंड, चौथा है नन, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा आपका नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये आपके टोटल 105 क्वेश्चन हो गए, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट के लेक्चर में मिलेंगे।
वर्षा तथा अफवाह जल के बारे में, ठीक है। रेनफॉल और रनऑफ से संबंधित जो कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल और रनऑफ का टर्म, ठीक है। जो आपके जल विज्ञान होता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो जल विज्ञान है वो आवश्यक चीजों के लिए होता है, के लिए आवश्यक होता है बाढ़ नियंत्रण कार्य में, सिंचाई संरचना के लिए, अभिकल्पन और निर्माण, ठीक है। हाइड्रोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि हाइड्रोलॉजी स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि वाटर किस तरह से मूव कर रही है, कितनी मात्रा, सब कुछ हमें डिटेल में पता चलता है हाइड्रोलॉजी की स्टडी से। और उससे हम ये जो है जो भी निर्माण कार्य करते हैं, चाहे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके लिए जो ये काफी हेल्पफुल होता है हाइड्रोलॉजिकल डाटा, ठीक है। तो आपका हाइड्रोलॉजी का संबंध किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से। अगला पॉइंट है आपका एमकेएस पद्धति में अफवाह की जो इकाई होती है, यानी जो रनऑफ का यूनिट होता है एमकेएस की पद्धति होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यानी कि डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है वही जो है आपका रनऑफ का यूनिट होता है, ठीक है। वाटर का रनऑफ जो है यूनिट के लिए क्या होता है आपका, होता है एमकेएस सिस्टम में मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका अफवाह की मात्रा बराबर है। अफवाह की मात्रा किस कंडीशन में बराबर होती है, पूर्व वर्षा जल पानी की हानि, ठीक है, टोटल रेन वाटर लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्द्रता किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो आपका ह्यूमिडिटी होता है वो किस चीज को जो है रिफर करती है या रिप्रेजेंट करती है, किसके संबंध में लिया जाता है, वाटर प्रेशर इन एयर, ठीक है, यानी हवा में जल वाष्प, ठीक है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि जल विज्ञान चक्र, ठीक है, यहाँ पर भरना है आपको समीकरण द्वारा, किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको बताया गया था P = E + R, ठीक है, P = E + R होता है हाइड्रोसाइन साइक्लिक इज डिनोटेड बाय P = E + R, यानी कि P आपका क्या है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है, E क्या आपका इवेपोरेशन है और R क्या है रनऑफ है, यानी कि जितनी मात्रा बारिश की प्रेसिपिटेट होगी वर्षा के रूप में आएगी उसमें से कुछ मात्रा क्या होगा वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है, और बाकी मात्रा क्या होगा रनऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, चाहे सरफेस रनऑफ हो चाहे सबसरफेस रनऑफ। नेक्स्ट पॉइंट भारत में जो वर्षा का समय लिया जाता है रेनफॉल साइकिल जो है होता है आपका 35 साल के लिए, जो भी आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर जो 35 साल तक के डाटा जो है आपके पास वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। अगला संवहनीय वर्षा का कारण क्या है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे संवहनी वर्षा का कारण क्या है तो आप बताएंगे क्या कपासी में, ठीक है, कपासी बादल या क्यूमुली फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है। अगला है मेयर का फार्मूला, एक आनुभविक सूत्र है, आपने जो है मेयर का फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपकी इवेपोरेशन लॉस होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि वाष्पन द्वारा जो पानी का नुकसान होता है आभास होता है वाष्पित होता है उसके निर्धारण के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला क्या होता है आपका मेयर का फार्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि आनुभविक सूत्र, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि बारिश की तीव्रता मिट्टी की रिसाव क्षमता से अधिक है तो रिसाव दर क्या होगी, रिसाव क्षमता के बराबर होगी। अगर आपकी जो बारिश हो रही है उसकी तीव्रता जो मिट्टी के रिसाव से की क्षमता से ज्यादा होती है, यानी कि बारिश जो है बहुत तेजी से हो रहा है और जो रिसाव दर है वो क्या है कम है, तो ऐसी स्थिति में जो रिसाव का दर होगा क्या होगा रिसाव क्षमता के बराबर लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका वह समय जिसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल अफवाह में योगदान देना प्रारंभ कर देता है, यानी कि वह कौन सी परिस्थिति होती है सॉइल की जिसमें तो पूरे सॉइल जहाँ पर वो क्षेत्र में सॉइल है पूरा सॉइल जो है रन ऑफ देना शुरू कर देता है, रन ऑफ शुरू हो जाता है, तो आप बताएंगे क्या संतृप्तता समय, यानी कि जब भी मिट्टी सेचुरेट हो जाएगी वह समय जिस समय अंतराल में जिस समय आपकी जो मिट्टी है बारिश के संपर्क में है उस संपर्क में आने से अगर पूर्णतया जो है वो सेचुरेट हो जा रही है यानी संतृप्त हो जा रही है पूर्ण रूप से, वो क्या हो रहा है भीग जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका सेचुरेशन टाइम कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, देखिए तो आपका
अगर आपसे कहे कि 60% गीलापन सूचकांक का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई कहे 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 40% वर्षा की न्यूनता या रेन डिफिशियंसी। ठीक है, आप बताएंगे 40% वर्षा की न्यूनता होगी है। ठीक है, अगला पॉइंट, जल विज्ञान का समीकरण क्या है? जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी का इक्वेशन क्या है? मैंने अभी बताया P इक्वल टू क्या होता है, E प्लस R होता है। वही फार्मूले को यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा हुआ है, अंतर प्रवाह बराबर बाह्य प्रवाह। बात समझ आ रही है? यानी कि आने वाले बारिश की मात्रा टोटल बराबर किसके? जो रिसन द्वारा पानी जो है जमीन के अंदर या सतह से मूव कर रहा है, और जो पानी कुछ मात्रा जो है प्लस कुछ मात्रा जो वेपराइज हो जा रहा है या ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जितना आ रहा है वो कितने कहाँ कहाँ किस रूप में जा रहा है, वो जो है अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह का जो आपस में जब हम इक्वल कर देंगे तो जो समीकरण कहलाएगा क्या कहलाएगा? जल विज्ञान का समीकरण कहलाएगा। अगला पॉइंट, अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पानी का भाप में बदलना। ठीक है, वो दिन के समय में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन के समय में धूप होती है, हवा चलती है तेज से, इसकी वजह से क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। अधिक होने से तापमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी जो है भाप का रूप लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की घटना क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन की घटना यानी कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो आपका होता है वो कहाँ से जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताएंगे क्या? पेड़ की पत्तियों से जब जो नमी है वो जब वेपराइज हो जाएगी, पेड़ की पत्तियों में जो पानी होता है, नमी होती है, वो जब वेपराइज हो जाएगी तो क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला पॉइंट, वर्षण का प्रकार। बारिश जो होता है वो मेनली दो रूप से होता है। जो प्रेसिपिटेशन होता है आपका मेनली दो तरह से होता है, एक आपका वर्षा, दूसरा स्नोफॉल। ठीक है, रेनफॉल और स्नोफॉल यही दो प्रकार के क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन होते हैं। कभी जो है आपका सॉलिड फॉर्म में होगा तो बर्फ का रूप लेके, या आपका लिक्विड फॉर्म में होगा तो क्या होगा? रेन का रूप लेके। ठीक है, अगला पॉइंट, समान परिस्थितियों में जल सतह का वह आकार जिसमें वाष्पन दर अधिकतम होता है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तल जल सतह जो होती है यानी कि कॉन्वेक्स वाटर सरफेस, उसका जो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन वो सबसे ज्यादा होता है, वाष्पन की दर जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कि स्थलाकृत बाधाओं के कारण गर्म नमी युक्त हवा के द्रव्यमान के उठने की फलस्वरूप होती है, क्या कहलाता है वो? पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यानी कि टोपोग्राफिकल। ठीक है, टोपोग्राफिकल या ऑरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, जब भी पहाड़ी क्षेत्र में कोई जो है अधिक टेम्परेचर होने से जो बादल बनते हैं, उन पर्वतों के पास जाकर एज ए बैरियर वो पर्वत जब उन बादलों को रोक कर वहां पे वर्षा कराते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि जब मुक्त अफवाह द्वारा अधिकतर कुंती जल निकल जाता है तो मृदा का आर्द्रता अंश क्या कहलाता है? तो मृदा का आर्द्रता अंश कहलाएगा आपका क्षेत्र की धारिता कहलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्षा की वह मात्रा जो समान अफवाह उत्पन्न करती है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका प्रभावी वर्षा। ठीक है, जब भी प्रभावी वर्षा होगा तो जो अफवाह की दर होगी वो क्या होगी? एक समान हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन और संभावित वाष्पोत्सर्जन का जो अनुपात होता है यानी कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल evapotranspiration टू पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन का जो रेशियो होता है वो 0 से 1 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है इंटेंसिटी के आधार पर, रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पर यहाँ पर वर्षा का प्रकार जो है अलग अलग बताया गया। ठीक है, अगर आपकी वर्षा की तीव्रता 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है, 1 mm से 2 mm पर आवर के बीच में होगा तो क्या कहलाएगी? लाइट रेनफॉल या हल्की वर्षा। ठीक है, वही अगर आपका जो तीव्रता है 2 से 15 के बीच में होगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेन अगर जो है आपका 2 से 15 mm पर आवर के रेट से होगा तो क्या कहलाएगा? वो मध्यम वर्षा कहलाएगा। और अगर वही बारिश की जो मात्रा है इंटेंसिटी है वो 15 से 30 mm पर आवर हो जाए तो क्या कहलाता है? आपका भारी वर्षा कहलाएगा, हैवी रेनफॉल कहलाएगा। ठीक है,
और वही 30 से 60 लिया तो वेरी हैवी रेनफॉल करा गया, बहुत भारी वर्षा। और 60 से अगर ज्यादा है तो टोरेंटियल या अति वर्षा कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपके जो है वर्षा की तीव्रता के आधार पे वर्षा का प्रकार का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीचर का जो फार्मूला होता है सी का मान किस तरह लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो अगर उत्तर भारत का क्षेत्र होगा तो आप सी का मान लेंगे 11.5, मध्य भारत होगा तो 14 से लेकर 19.5, और पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है उसके लिए 22 से 25 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं वर्षा का मापन। ठीक है, आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्षा का मापन किस चीज से करते हैं, तो आप बताएंगे क्या? वर्षा का मापन जो है वर्षा मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला वर्षण मापन के पद में वर्षण को जो बारिश जो होता है उसको डेप्थ के रूप में लेते हैं, जल की गहराई के रूप में, इसको मैंने बताया था। और वर्षा मापी दो प्रकार का होता है, साधारण व स्वतः अभिलेखी, अनाभिलेखी और स्वतः अभिलेखी, यानी ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। ठीक है,